हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। सो एज वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम लोग फर्दर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, पार्लियामेंट में टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड करके डिस्कस करते चलते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किया था। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ये पूछ रहा है कि जो लोकसभा होती है उसको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम कितने समय में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका ऑप्शन है थ्राइस ईच ईयर विथ नो मोर देन 2 months बिटवीन सेशन। वो 3 बार मिलनी चाहिए साल में, लेकिन 2 महीने का गैप नहीं होना चाहिए सेशन के बीच में। एंड सेकंड कह रहा है कि ट्वाइस ईच ईयर विथ नो मोर देन 3 months बिटवीन सेशन। 2 बार साल में मिलनी चाहिए कम से कम, लेकिन 3 मंथ से ज़्यादा सेशन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। एंड सी कह रहा है ट्वाइस ईच ईयर विथ नो मोर देन 4 months बिटवीन ईच सेशन। तो 2 बार तो मिलनी चाहिए कम से कम, लेकिन 4 महीने से ज़्यादा सेशन में गैप नहीं होना चाहिए। एंड 4 ये कह रहा है कि 2 बार साल में मिलना चाहिए, लेकिन 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए साल में। तो यहाँ पर अगर आप तीनों को देखेंगे, अगर आप डिवाइड भी करके देखें, जैसे कि फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं, थ्राइस ईच ईयर विथ नो मोर देन 2 months, 2 मंथ से ज़्यादा नहीं। तो अगर 3 बार मिलती है तो वो 6 मंथ में ही उसको मिलना पड़ जाएगा 3 बार, तो बाकी के 6 महीने वो कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप तीनों को इस तरह से देखेंगे तो यहाँ तो आराम से आप कॉमन सेंस से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आपने बुक को कभी नहीं पढ़ा है तो भी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आपको स्टेटमेंट देखना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट है द नेचर ऑफ बिल if it's certified by the speaker of house of people as money bill is not open to question in any court of law। देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मनी बिल को हाउस ऑफ पीपल के जो स्पीकर है वो सर्टिफाई कर देते हैं कि उसका नेचर एज अ मनी बिल है, तो उसके रिगार्डिंग किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू क्वेश्चन द नेचर ऑफ बिल to be taken as money bill even if it is certified to be so by the speaker of house of people। अगर स्पीकर उसको बोल देते हैं कि ये मनी बिल है, फिर भी प्रेसिडेंट उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि मीन्स ये मनी बिल है या नहीं है, इसका नेचर क्या है, मीन्स उसमें प्रेसिडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन चूज करिए। देखिए, यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है, फर्स्ट तो आपका करेक्ट है, क्योंकि किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसके रिगार्डिंग ये नहीं क्वेश्चन किया जा सकता कि ये मनी बिल है या नहीं है। एंड सेकंड जो है आपका, इसमें प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो क्वेश्चन करे, क्योंकि मनी बिल जब लाया जाता है तो प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से ही लाया जाता है, और प्रेसिडेंट इसको असेंट देना यहाँ पे मस्ट हो जाता है प्रेसिडेंट का। लेकिन अगर असेंट नहीं देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे विथहोल्ड कर सकते हैं उसको, बिल को, लेकिन वापस नहीं भेज सकते। वो असेंट दे या ना दे, लेकिन बिल को वो वापस नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पे वो विथहोल्ड करके रख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे असेंट दे सकते हैं। उनके पास 2 ही ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन 2 तो इनकरेक्ट है, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आपका करेक्ट ऑप्शन केवल 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द एस्टिमेट that relate to expenditure charged upon consolidated fund of India shall not be submitted to the vote of parliament। तो जो भी consolidated fund of India से expenditure charge होता है उसके रिगार्डिंग वोट नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट में। एंड रीजन का ये कह रहा है कि पार्लियामेंट इज नॉट एम्पावर टू डिस्कस एक्सपेंडिचर चार्ज अपन द consolidated फंड ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट को ये पावर नहीं दिया गया है कि जो भी एक्सपेंडिचर होता है consolidated फंड ऑफ इंडिया से, उसके बारे में आप डिस्कस करें। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो आपका स्टेटमेंट कह रहा है वहाँ तो ये करेक्ट है, क्योंकि चार्ज होता है जो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसको सबमिट नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है, ये कॉमन सा स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपको नॉट बोला गया है, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है किसी भी मैटर में, भले उसमें वोट हो या ना हो। तो यहाँ पे रीज़न आपका इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा रीज़न इनकरेक्ट किसमें है, केवल ऑप्शन सी में। तो यहाँ सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट डज द रूल ऑफ लैप्स मीन। देखिए, रूल ऑफ लैप्स का मतलब क्या होता है। लैप्स का मतलब यहाँ पे होता है समाप्त हो जाना, एंड रूल मतलब कोई भी विधि, या फिर रूल को आप देख सकते हैं कोई भी लॉ। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है ऑल पेंडिंग बिल्स इन पार्लियामेंट लैप्स विथ इट्स प्रोरोगेशन। जितना भी बिल होता है पार्लियामेंट में वो लैप्स हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है पार्लियामेंट के प्रोरोगेशन के साथ।
बी है ऑल अप्रोप्रिएशन वोटेड बाय पार्लियामेंट एक्सपायर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी अप्रोप्रिएशन होता है, वोट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, वो एक्सपायर हो जाता है हर एक फाइनेंशियल ईयर के साथ। एंड थर्ड है आपका द डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ मिनिस्ट्री लैप्स विथ क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसी बाय द अपोजिशन। जो भी ग्रांट बनाया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा, वो डिमांड खत्म हो जाता है अगर उसको क्रिटिसाइज कर दिया जाए अपोजिशन के द्वारा तो। एंड डी कह रहा है द अप्रोप्रिएशन बिल लैप्स इफ इट इज़ नॉट रिटर्न बाय द राज्यसभा विद इन 14 डेज। एक अप्रोप्रिएशन बिल लैप्स हो जाएगा अगर उसको रिटर्न नहीं किया जाता है राज्यसभा के द्वारा 14 दिन के अंदर। तो आपको पता होगा अप्रोप्रिएशन बिल कब लाया जाता है, ये लाया जाता है किसी भी ग्रांट के लिए, मनी बिल के रिगार्डिंग। अगर किसी ग्रांट को निकालना हो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो वहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। एंड यहाँ पे देखिए आपको करेक्ट ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जो भी अप्रोप्रिएशन होता है पार्लियामेंट में वोट किया जाता है, वो हर एक फाइनेंशियल ईयर के साथ खत्म हो जाता है, फिर नया अप्रोप्रिएशन लाया जाता है आपका, जिसको आप बोलते हैं बजट। बजट में नेक्स्ट ईयर में जो भी एक्सपेंडिचर होना है उसके बारे में बात किया जाता है और पुराना सारा समाप्त कर दिया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आपको स्टेटमेंट देखना है, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंप्राइजेस। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एक्सपेंडिचर चार्ज होता है वो किस किस को इंक्लूड किए हुए हैं। फर्स्ट आपका पेंशन पेबल टू जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, मीन्स हाई कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट के जज हैं, उनका भी पेंशन जो है वो एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सेकेंड आपका डेट चार्ज फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइबल, वैसा सारा उधार चुकता करना जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइबल है। एंड थर्ड है आपका सैलरी अलाउंस एंड पेंशन पेबल टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग का जो भी पेंशन होता है या सैलरी अलाउंस होता है वो भी आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट के जज हो गए या कैग हो गया, उनका जो पेंशन होता है, सैलरी होता है, मीन सैलरी जो होता है कैग का, और जो पेंशन होता है हाई कोर्ट के जज का, या जितना भी डेट होता है उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन इन पार्लियामेंट इज टू। तो एडजॉर्नमेंट मोशन पार्लियामेंट में क्यों लाया जाता है। फर्स्ट आपको कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। बी है आपका मेक अ कट इन द बजट प्रोपोजल, बजट प्रोपोजल में कट करने के लिए, मीन्स जो बजट है उसमें कट करने के लिए, कमी करने के लिए। सी है आपका क्रिटिसाइज अ पर्टिकुलर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। एंड ये आपका टॉपल द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, किसी भी पर्टिकुलर बिल को, पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन को लाया जाता है। ये होता है अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस के लिए। और इस एडजॉर्नमेंट मोशन में क्या होता है, इसमें मिनिमम 50% का पहले प्रायर और रिजोल्यूशन में जो एप्लीकेशन होता है उसमें 50% का साइन होना चाहिए, असेंट होना चाहिए। उसके बाद इसको अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंस के लिए लाया जाता है किसी भी पॉलिसी के रिगार्डिंग। लेकिन इसमें केवल एक ही मैटर पे डिस्कस होता है, एक पॉलिसी पे डिस्कस होता है, और सारा बात मिनिमम 2 आवर 30 मिनट तक इस पर बात चलती है। तो यहाँ पे एडजॉर्नमेंट मोशन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। इसमें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बारे में कहा गया और आपको इसके इम्प्लीकेशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका डिवीजन, सेकंड गुलेटिन, थर्ड है आपका मोशन, एंड डी है आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे गुलेटिन को हम लोग देखते हैं। गुलेटिन किसके बारे में डिस्कस किया जाता है, ये किसी मैटर को कंक्लूड करता है और ग्रांट कर मतलब लास्ट में इसको कंक्लूड करके ग्रांट के बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पे डी किससे मैच कर सकते हैं आप, ऑप्शन 4 से। तो अगर आप इस तरह से मैच कराएं तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या मिल जाएगा, बी को अगर 4 से मैच कराएं तो बी में 4 किस में है, ऑप्शन बी में एंड सी में। तो यहाँ पे आप ए को एंड डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर तो मोशन के बारे में क्या होता है। मोशन किसी भी तरह के मोशन को लाना, प्रपोजल को लाना, तो सी को आप इजीली 2 से मैच करा सकते हैं। तो जहाँ पे सी में 2 है तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सी। एंड इस तरह के क्वेश्चन में आपको अगर 2 भी पता हो तो आप इजीली उसको एलिमिनेट करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप अपना करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर बात करता है, रिलेट करता है ये इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड डिवीजन में क्या हो जाएगा आपका मोड ऑफ अराइविंग अ डिसीजन, किसी भी डिसीजन को लाने के लिए यहाँ पे डिवीजन का यूज़ किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन स्टेजेस इन रिलेशन टू द इनैक्टमेंट
ऑफ द बजट। तो बजट को इनैक्ट करने के लिए उसका फॉर्मल स्टेप्स क्या क्या है, सीक्वेंस क्या क्या आपको ये बताना है। तो फर्स्ट क्या है, वोटिंग ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट। फर्स्ट में क्या होता है, वोटिंग ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स। इसमें देखिए फर्स्ट में क्या कर रहा है, जनरल डिस्कशन, फिर इसमें वोटिंग ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स, एंड डी में भी क्या कर रहा है, फर्स्ट में जनरल डिस्कशन। तो कभी भी अगर कोई भी बिल को लाया जाए तो पहले उसमें वोटिंग होता है या पहले डिस्कशन होता है, अगर आप इसको सोच लेंगे तो आप आराम से अपना ऑप्शन ए को एंड डी को एलिमिनेट कर लेंगे। देन हम लोग फिर चलेंगे बी एंड सी में। तो फर्स्ट क्या है, जनरल डिस्कशन, देन होता है वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट, कंसिडरेशन ऑफ पासिंग ऑफ द अप्रोप्रिएशन बिल, एंड लास्ट में कंसिडरेशन एंड पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल। एंड इसी तरह आपका डी में क्या कह रहा है, जनरल डिस्कशन होगा, उसके बाद फिर कंसिडरेशन होगा, फाइनेंस बिल पास होगा, एंड देन कंसिडरेशन होगा और क्या पास होगा, अप्रोप्रिएशन बिल, और लास्ट में क्या होगा, वोट होगा ग्रांट के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसका स्टेप्स प्रॉपर दिया हुआ है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कभी भी बजट को पास कराना हो तो वहाँ पे क्या होगा, पहले प्रेजेंटेशन होगा बजट का, बजट का प्रेजेंटेशन के बाद उसमें जनरल डिस्कशन चलेगा, वोट, उसके बाद उसमें क्या हो जाएगा, अगर कोई स्क्रूटनी करना हो डिपार्टमेंटल कमिटीज़ के द्वारा उसमें स्क्रूटनी की जाएगी, और उसके बाद वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स होगा, देन उसमें क्या होगा, कंसिडरेशन किया जाएगा, उसको पास कर दिया जाएगा, उस अप्रोप्रिएशन बिल को पास कर दिया जाएगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होता है, फाइनेंशियल बिल पास होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे कौन से पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पे बताना है कि जो भी स्टेट है उसका मेंबर कितना है राज्यसभा में। तो फर्स्ट है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के कितने मेंबर हैं, 19, बी में तमिलनाडु में दिया है 18, बिहार में 18, एंड वेस्ट बंगाल में 16। तो यहाँ पे आप देखिए इसको आपको एक स्टैटिक पोर्शन है तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप एक बार थ्रोली इसको देख लेंगे ऊपर से तो आपको कॉमन सेंस लग जाएगा। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में 19 है एंड वेस्ट बंगाल में 16 है। यहाँ पे 18 एंड 18 केवल किस में है, तमिलनाडु एंड बिहार में। और अगर आप थोड़ा सा माइंड पे स्ट्रेस डालें तो आप लॉजिकली थोड़ा सोच सकते हैं कि बिहार तमिलनाडु से छोटा स्टेट है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, अप्रोप्रिएशन मीन्स अगर सीट का बंटवारा होता है तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन से होता है। तो तमिलनाडु और बिहार का सेम तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे छोटा कौन है, बिहार। तो यहाँ पे आप ऐसे लॉजिकली बिहार को चूज कर सकते हैं। यह हमेशा इस तरह का लॉजिक करेक्ट नहीं होता है, बट यहाँ पे बिहार ही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इंडिकेशन ऑफ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो कौन सा ऐसा इंडिकेशन नहीं है जो कि ये इंडिकेट करता है कि लोअर हाउस में पार्लियामेंट में लोअर हाउस ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया है। फर्स्ट आपका एडजर्नमेंट मोशन इज कैरिड, अगर कोई एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है तो। सेकेंड है आपका वोट ऑफ थैंक्स ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेस इज नॉट कैरिड, एंड सी आपका कट ऑन मनी बिल इज पास्ड, एंड डी आपका सेंसर मोशन इज पास्ड। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एडजर्नमेंट जब आता है, अपना करेक्ट ऑप्शन तो चूज कर लीजिए। एडजर्नमेंट जब आता है फर्स्ट में देखते हैं तो वहाँ पे किसी भी पॉलिसी के रिगार्डिंग आता है, पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए आता है। वहाँ पे ये जरूरी नहीं होता है कि लोअर हाउस वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज करे। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड हाँ, अगर वोट ऑन थैंक्स अगर प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाएगा वो पास नहीं होता है तो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। सेकेंड पे क्या, अगर मनी बिल में कट हो जाए तो वहाँ पे भी ये समझा जाएगा कि लोकसभा में डिफीट कर गई है लोकसभा और यहाँ पे रिजाइन करना पड़ेगा पूरे गवर्नमेंट को। एंड डी में क्या होता है, इंडिविजुअल सेंसर मोशन, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिजाइन देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये भी एक तरह का होता है कि कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया है उन्होंने। 21 देखते हैं, हाउ मच इज द कोरम ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट में कोरम को पूरा करने के लिए कितने मेंबर चाहिए होता है, तो यहाँ पे आपको पता होगा ईजिली, यहाँ पे ईजी है 1/2 एंड कह रहा है 1/3 एंड 2/3 एंड 1/10। यहाँ पे 1/10 या 1/3 होगा पूरे मेंबर ऑफ हाउस का। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1/10 होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 22 देखते हैं, सेशन एंड रीजन है। A session after a money bill is passed by the Lok Sabha and transmitted to Rajya Sabha, the recommendation of the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha within 14 days from receipt of the recommendation and then get them incorporated in the bill। देखिए मनी बिल जब पास हो जाती है तो लोकसभा को उसको राज्यसभा में भेजना पड़ता है और रिकमेंडेशन जो होता है राज्यसभा का उसको एक्सेप्ट करना होता है लोकसभा को, अगर 14 दिन के अंदर अंदर बिल के रिगार्डिंग
कोई भी रिकमेंडेशन आ जाता है राज्यसभा के द्वारा तो। एंड रीज़न है अब मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, तो राज्यसभा मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। रीज़न तो आपका करेक्ट है, लेकिन देखिए यहाँ पे असर्शन जो है ये कह रहा है कि 14 दिन के अंदर राज्यसभा अगर भेज देती है रिकमेंडेशन तो उसको मानना पड़ेगा लोकसभा को, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता। मनी बिल के रिगार्डिंग जो भी लास्ट एक्सक्लूसिव पावर है वो कंप्लीट लोकसभा में डिपेंड करती है, तो वहाँ पे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। तो यहाँ आपका असर्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ आपका इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आपको स्टेटमेंट देखना है, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अ बिल इज डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन डीलिंग विद द। एक बिल को मनी बिल कब कहेंगे? फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट अल्टरेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, किसी भी टैक्स को रेगुलेट करना या उसको चेंज करना। बी आपका रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरह का बोरोइंग करने के लिए रेगुलेशन। थर्ड है आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर किसी तरह का मनी को निकालना हो। और फोर आपका क्या? कस्टडी ऑफ कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चारों। यहाँ पे चारों मनी बिल के रिगार्डिंग बात करते हैं। 24 देख लेते हैं। द राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन इन, राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होता है किस रिगार्डिंग में? तो फर्स्ट आपका अप्रूविंग अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने में। बी आपका द क्रिएशन ऑफ एबोलिशन ऑफ स्टेट, स्टेट को एबॉलिश करना या क्रिएट करना। सी आपका द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एंड डी आपका ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए स्टेट लिस्ट के रिगार्डिंग जो भी काम होता है वो कौन करती है? आपकी राज्यसभा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, राज्यसभा ऑथोराइज करती है पार्लियामेंट को कि वो किसी भी तरह का स्टेट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट हो तो उसके रिगार्डिंग कोई लॉ बनाए। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग आज 25 तक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड दैट शैल नॉट इंटरवेन बिटवीन लास्ट सिटिंग इन वन सेशन एंड द डेट अपॉइंटेड फॉर फर्स्ट सिटिंग इन द नेक्स्ट सेशन फॉर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मीन्स यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि लास्ट सिटिंग होता है किसी सेशन का और अगले सेशन का जो फर्स्ट सिटिंग होगा उन दोनों के बीच में मैक्सिमम कितने का गैप होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसको पहले क्वेश्चंस में डिस्कस किया है। कितने गैप होना चाहिए? 6 मंथ का, मीन्स साल में 2 सेशन होना चाहिए और दोनों के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।